हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखना, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। लाइक करने में कंजूसी मत करना दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q, P हमारे पास AB² दे रखा है और Q हमारे पास दे रखा है AQB के रूप में व्यक्त किया जाता है। A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम क्या होगा P और Q का। यहाँ पर एलसीएम बोला गया है, अगर एग्जाम में HCF बोल देता तो फिर क्या करते, तो मैं HCF भी निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमें प्रश्न में दिया गया है हमारे पास क्या है, P जो हमारे पास है वो है AB² और हमारे पास Q क्या है, A⁻3B, ठीक। तो सबसे पहले देखो A और B हमारे पास अभाज्य संख्या बोली है, बोल रखा है ना प्रश्न में कि A और B अभाज्य संख्या है। अब आपको क्या करना है, जो संख्या दोनों में पहले वो देखो, A भी दोनों में है और B भी दोनों में है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, एलसीएम निकालो। एलसीएम किसका, P और Q का। तो एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर आती है, जो दोनों में है ना उसकी क्या अधिकतम घात आती है। तो A की अधिकतम घात कितनी है, 3, B की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो आंसर आ जाएगा A⁻3B²। अगर यहां पर आपसे बोल देता कि HCF निकालो, ठीक है, HCF मतलब मौशप्पा, तो क्या होता है, यहां पर आता है मिनिमम पावर, क्या कि दोनों में जो है ना उसकी न्यूनतम घात ली जाती है। A की न्यूनतम घात 1 होगी, B की न्यूनतम घात 1 है दोनों में, है ना, इसकी 1 इसकी 1। तो ये आपका आ जाएगा HCF। अगर मान लो कि यहाँ पर जैसे A और B है, कुछ एक्स्ट्रा नंबर और आ जाते हैं, यहाँ मान लो C आ जाता, एक पद और आ गया इसमें C, तब क्या करते तुम, तब क्या करते, तो उसका भी हमारे पास जवाब है। देखो HCF में तो कोई बदलाव नहीं आता, HCF यही रहता, HCF हमारा ये रहता। HCF में क्या होता है, जो दोनों में है उसको ही लिया जाता है। तो दोनों में क्या है, A और B है, तो उसकी न्यूनतम घात हम ले लेंगे। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेते हैं। अगर कोई बच जा रहा है जो दोनों में नहीं है, तो उसको भी हम गुणे में डाल देते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के मैं 3 और तरीके मैंने बता दिए। अगर एग्जाम में किसी भी प्रकार का आएगा क्वेश्चन तो आप आराम से बना लोगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखो आप जानते हो कि भैया 5 क्या अपरिमेय संख्या है। परिमेय में किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लगता है तो क्या होता है, अपरिमेय। तो ये परिमेय है और अंडर 2 होता है अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय। 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय में से अपरिमेय घटाओगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे आ जाओ, 4 एक क्या है, 4 एक परिमेय है और 8 का मतलब होता है 2√2, तो ये है अपरिमेय। परिमेय से अपरिमेय घटाओगे तो अपरिमेय। 2 क्या है, 2√3 का मतलब 3, 2 और 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। और 5 क्या होती है, एक परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि 2 + √3 बहुपद का एक शून्यक है तो बहुपद का अन्य शून्यक कौन सा होगा। शून्यक क्या करता है, बहुपद को शून्य बनाता है, बहुपद को क्या बनाता है, शून्य बनाता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो देखो दो क्या तरीका, एक तरीका यह है कि x का मान बनाकर x - 2 - √3 इससे भाग दो, एक बहुपद आएगा उसको हल करो। ये बहुत लंबा चौड़ा तरीका हो जाता है। जब हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी है तो ऑप्शन रख के देख लेंगे ना, जो उसको 0 बनाएगा वो शून्य हो जाएगा, जो नहीं बनाएगा वो नहीं होगा। तो मैं पहले B वाला रख के देखता हूँ, मेरा मन बोल रहा है कि B रख के देख पहले, तो रख के देखते हैं। जहाँ जहाँ x है ना, हमारे पास बहुपद क्या है, ये चीज है बहुपद, ठीक। तो जहाँ x की जगह पर हम क्या रखते हैं, 2 - 3 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है रख के देखो, 2 - √3 का वर्ग 4, 2 - √3 प्लस वर्ग, इसको हम खोल देंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग
प्लस 2ab। 4 से अंदर गुणा करो, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 4 अंडर रूट 3 और यहाँ है 1। देखो प्लस का माइनस का घटा, 4 और 3 एक 7 और एक 8, 8 में से 8 घट के देखो। मेरा दिल कह रहा था कि ये ऑप्शन होगा सही, तो मैंने रख के देखा, देखो इसने इसको क्या बना दिया, 0 बना दिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसे ही मैंने x की जगह ये मान रखा, इसने पूरे बहुपद को शून्य बना दिया, और शून्य बना दिया यानी कि ये इसका शून्यक है। ठीक, कोई भी डाउट नहीं होगी, बाकी रख के देखना 0 नहीं आएगा। कह रहे इस एपी का कौन सा पद माइनस के 32 है। ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, फालतू का एक भी प्रश्न नहीं लिया गया है। तो देखो जो एपी हमें पहले इसने बोल दिया, एपी का जो प्रथम पद है वो है 10। सार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, माइनस के 3। कौन सा पद माइनस के 32 है, तो मान लेंगे n व पद माइनस के 32 है, हमें n निकालना है। हम जानते हैं कि an बराबर जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an हमारे पास है माइनस के 32, a हमारे पास है 10, n हमें ज्ञात करना और d हमारे पास है माइनस के 3। प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, और ये है देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस के 42, माइनस 3 गुणा में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। यहाँ बचा n माइनस 1, माइनस से माइनस कटा, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, तो n का मान कितना जाएगा 15। तो कौन सा पद होगा माइनस 32, 15वां पद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। ओके, अगले प्रश्न में आ जाओ। k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण के बराबर मूल है। तो द्विघात समीकरण में क्या दे रखा है, हमारे पास द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण दे रखा है। ठीक, तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले चीज हमारे पास a के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर गुणा 2, b के स्थान पर क्या है माइनस के, और c के स्थान पर क्या है k। हमें k का मान ही निकालना है। बराबर मूल के लिए क्या होता है, बराबर मूल के लिए d का मान विभक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 होता है। ठीक, b हमारे पास क्या है माइनस के 4, a का मान कितना है 2 और c का मान क्या है k। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 दूनी 8 के। ठीक, तो यहां से देखो k ओवरनिस्ट है। ठीक है जी, तो एक बार k को 0 मानोगे, गुणनखंड आ गया, यदि k बराबर 0 तो एक मान तो 0 आ गया। यदि k माइनस 8 बराबर 0 तो k माइनस का 8 क्या हो जाएगा प्लस के 8। तो k के दो मान आएंगे 0 और 8। तो यहाँ लिखा है केवल 0 गलत, केवल 4 गलत, केवल 8 गलत, 0 और 8 दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी है। तो दोस्त ये हमारा क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ए बिंदु ये बी बिंदु, इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 कितना है माइनस के 4 अंडर रूट 3 माइनस x2 है माइनस अंडर रूट 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 है 8, y2 है 5। देखो 4 और ये प्लस का 1, तो ये जगह माइनस के 3 अंडर रूट 3 और 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा। वर्ग करोगे, माइनस का वर्ग प्लस 3 दिया 9, अंडर रूट 3 का वर्ग अंडर रूट हट जाता है 9। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 ओवरनिस्ट है, 3 एक कम 3, तो 9 गुणे 4, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 मात्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे त्रिभुज एबीसी और डीएफ में दो त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। त्रिभुज का नाम क्या है, देखो एक का नाम है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। हमें बोल रहा है कि जो बी है,
बी कोण जो है, देखो जो बी कोण है वो ई कोण के बराबर है, ठीक है। फिर जो एफ कोण है वो सी कोण के बराबर है, ठीक। और हमसे ये बोला गया है क्या कि जो ए बी है, ए बी, ये जो ए बी है वो 3D के बराबर है, ठीक है, 3D के बराबर है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं कि सर्वांशम लेकिन समरूप नहीं है, ठीक है। सर्वांशम है लेकिन समरूप नहीं है, समरूप लेकिन सर्वांशम नहीं है, ना तो सर्वांशम है ना ही समरूप है, और सर्वांशम समरूप दोनों है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि अगर आपको हमारे पास समरूप दिखाने के लिए 3 कसौटी हैं, एक तो है एस एस एस, एक है एंगल एंगल एंगल, और एक है एस ए एस, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी नियम नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको 2 कोण तो बराबर दे रखे हैं, ठीक है, संगत 2 कोण बराबर दे रखे हैं। तो जब 2 संगत कोण आपको बराबर दे रखा हुआ होता है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर आ जाता है, ये वाला ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो जब 2 कोण बराबर है, सॉरी, तो ये वाला नियम लग रहा है ना, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो एंगल 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 से ये हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांशम, सॉरी समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लेकिन हमसे ये बोल रखा है कि सर्वांशम के लिए क्या होता है, माप भी बराबर होना चाहिए। प्रश्न में ये बोलता है कि जो ए बी है ना वो डी का 3 गुना है, मतलब ए बी बड़ा है और ये छोटा है, ए बी 3 गुना है डी के। तो जब ए बी बड़ा है, किसी चीज से वो बड़ा है, तो सर्वांशम की बात नहीं रहेगी। तो ये एंगल 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 से, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। पहला वाला क्या, सर्वांशम लेकिन समरूप नहीं, गलत, समरूप लेकिन सर्वांशम नहीं, ये वाला सही होगा कि भैया समरूप तो है लेकिन सर्वांशम नहीं है, सर्वांशम इस वजह से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे ये बोला गया टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये टीपी और टीक्यू ये दे रखे हैं, और ये हमें दे रखे 110। तो पी टी क्यू कोण का मान ज्ञात करना है, पी टी क्यू, इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। देखो प्रमेय 2.1 सब क्या जानते हो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण होता है। यहाँ 90 होगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण होता है, तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो मैं बना देता हूँ, यहाँ 90 का कोण है, यहाँ 90 का कोण है। और आप जानते हो कि ये क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज का चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। तो जो कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O किसके बराबर होगा, 360 के बराबर। P का मान 90 है, T हमें निकालना है, और Q हमारे पास 90 है, और O हमें दिया है 110। 90 90 180 और 110, तो ये हो जाएगा 290। तो प्लस का 290 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 290। तो जो कोण T है वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे आकृति में ए बी वृत्त की जीवा है। ये जो ए बी है ये वृत्त की जीवा है, और हमसे ये बोला गया ए और सी जीवा का व्यास है, ये हमारा व्यास है, और ये कोण हमारा 50 है। देखो ये त्रिज्या नहीं है, ये त्रिज्या नहीं, ये जीवा है। कई बच्चों को भ्रम में आ जाता है कि भाई जीवा है और त्रिज्या है, नहीं, ये 50 दे रखा। तो बी ए टी क्या होगा, बी ए टी, ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहला एक प्रमेय आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त पे बना कोई भी कोण 90 अंश का होता है। देखो ये अर्धवृत्त है ना, यहां से लेकर यहां तक, तो ये व्यास पे अगर कोई तुम कोण बनाते हो, वो कोण कितने का होता है, 90 का होता है। तो ये कोण जो हमारे पास है, ये वाला कितना है, 90 है। ये कोण को मैं x मान लेता हूं। आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो मान होता है वो 180 होता है। इतना प्लस इतना प्लस इतना कितना, 180। तो ये 90 और 50 140 हो गया। तो ये प्लस का 140 इधर के माइनस का हो गया,
एक्स का मान आ गया 40, लेकिन हमें एक्स नहीं, हमें ये वाला मान चाहिए BAT। इस वाले कोण को मैं क्या बोल देता हूँ कि ये वाई है, ये कोण क्या है, वाई है। और आप जानते हैं ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ये क्या है, त्रिज्या। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। चूंकि x प्लस वाई प्रमेय 10.1 से कितने का होना चाहिए, 90। तो y हमें निकालना है, तो प्लस का x तरह के माइनस का हो जाएगा, और x का मान अभी आपने निकाला है 40, तो y का मान कितना आ जाएगा, 50। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा, 50। ठीक है जी, आ गया समझ में। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका मान हमें ज्ञात करना है। सो देखो, मान ज्ञात करते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2। देखो, ये प्लस का माइनस का कटा, ये प्लस का माइनस का कटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं यदि कॉस ए का मान 4/5 है तो tan ए का मान क्या होगा। सो देखिए दोस्त, tan क्या होता है, tan बेसिकली होता है साइन बट्टे में कॉस, उसको हम क्या कहते हैं, tan कहते हैं। ठीक है, साइन कॉस हमें दिया है, किसी तरीके से साइन निकल जाए, तो देखो सूत्र में पता है साइन ए बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस का मान हमें दे ही रखा है, मान रखो यहाँ पर 4/5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 25 से कम 25 और यहाँ 16, घटा देंगे 25 में 16 तो यहाँ आ जाएगा 9/25। 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, 3/5 हमें मिल गया साइन, तो यहाँ रखो 3/5 हमें ये मिला साइन, और कॉस का मान हमें दे रखा है 4/5, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, उत्तर आ जाएगा 3/4। ठीक, तो tan का मान कितना होगा, 3/4 होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 है, तो इसका मान क्या होगा। अगर हमें थीटा मिल जाए तो फट से मैं निकाल सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 है। ठीक है, तो माइनस का कॉस थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के कॉस थीटा, गुणे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, यहाँ आ गया 1। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, tan थीटा, इधर tan है, इसका मान भी tan में सोचो, tan 45 का मान होता है कितना, 45 का मान होता है 1, tan से tan हट गया, थीटा का मान हमें कितना मिल गया, 45। ठीक, अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाओ, ये निकालना है ना। अब देखो, साइन 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, तो साइन देखो, साइन थीटा का मान कितना है, 45, पावर में 4 है, और ये कॉस 45 पावर में 4 है। साइन 45 का मान 1/√2 घात में 4, और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2 घात में 4। 1 की घात 4, 1 की घात 4 1 होता है, √2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये भी वही आ जाएगा। लॉस ऑफ सेम टू सेम है, तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा, 2/4, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक घड़ी की मिनट की सुई 84 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, घड़ी की मिनट की सुई, मैं घड़ी बना के दिखाता हूँ। ये घड़ी की मिनट की सुई है, देखो। कह रहे हैं 10:10 पूर्वाह्न से 10:25 पूर्वाह्न तक मिनट की सुई चली। घड़ी की सुई की लंबाई हमें दे रखी है ना, 84 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है। 10:10 से 10:25 के बीच में कितना चला, 15 मिनट चला। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाएगा 10:10 से 25 तक चला, तो कितना, 15 मिनट। तय की गई दूरी क्या था, पता नहीं, मान लेते स्टार्टिंग में यहाँ था और बाद में वो यहाँ आ गया 15 मिनट में, तो दूरी निकालनी, तय की गई दूरी ये। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं पूछा, दूरी पूछा है, यानी कि चाप की लंबाई निकालनी है। तो थीटा में पता नहीं है, आपको पता है 60 मिनट में, 60 मिनट में जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री।
इसलिए 1 मिनट में जो कोण बनता है वो 360 को 60 से भाग दे दोगे, 6 डिग्री। तो आपका कितना 15 मिनट है, 15 मिनट में बना जो कोण होगा 15 छक्का 90, कोण आपका आ जाएगा 90 डिग्री। आपको चाप निकालनी है। चाप का जो सूत्र होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है ना, इसका सूत्र थीटा बट्टे 360 गुणे में 2πr। ठीक, थीटा हमारे पास है 90 बट्टे में 360, 2 पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 रखता हूँ, आर का मान है 84। देखो काटो, 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 एकम 2 एकम, और कुछ कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 गुणा 12 बचा 11 दूनी 22, हासिल लगा 2, 11 एकम 11 और 2 13, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, 132 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के कोण पी में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। देखो हमारे पास ये वृत्त है, ठीक है, और ये केंद्र है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो कोण जो हमें थीटा जो हमें दे रखा है प्रश्न में वो दे रखा है पी, और त्रिज्या की जगह हमें आर दे रखा है। ठीक है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र में निकालना है। तो उसका सूत्र क्या हो, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पी है, बट्टे में 360, पाई आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन देखो ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होगा कैसे, ऊपर इन्होंने 2 से गुणा किया, नीचे इन्होंने 2 से भाग दिया है, तो ऊपर आ जाएगा पी बट्टे 36 दूनी 72, और यह आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 2 गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 2 गोले हैं, देखो गोले हैं, ध्यान रखिएगा, ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है। ठीक है, दूसरा गोला है। देखो गोले का आयतन का अनुपात, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है और इसकी हम स्मॉल आर है। तो आयतन क्या होता है, पहले वाले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अनुपात क्या दे रखा, दूसरे वाले का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन का अनुपात दे रखा 64, अनुपात का मतलब बट्टे में 27। इससे ये घटा, दोनों की पावर में 3 है, तो आर बट्टे आर, टोटल की यहाँ 3 लिख सकता हूँ, 4 चौको 16 चौको 64, 4 को 3 बार जब गुणा करोगे तो 64 आता है, 3 को 3 बार गुणा करोगे 27 आता है। घातों की तुलना करेंगे तो आर बट्टे आर हमारे पास आ जाएगा 4/3। ठीक, ये हमें मिल गया। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पहले वाले का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, अनुपात मतलब बट्टा, और दूसरे वाले का आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल। तो देखो दोस्त, 4 पाई से 4 पाई कटा, इसको मैं लिख सकता हूँ आर बट्टे आर का टोटल का स्क्वायर। आर बट्टे आर का मान पता है हमें, 4/3 स्क्वायर, 4 चौको 16, 3 दिया 9, तो 16:9 आ जाएगा। बट्टे का मतलब अनुपात होता है, 16:9 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किन्हीं आंकड़ों का माध्यक और बहुलक क्रमशः इतना है, तो उनका माध्य क्या होगा। हमें एक संबंध पता है क्या, कि जो बहुलक होता है किसके बराबर होता है, 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। तो प्रश्न में हमें दे रखा है पहले माध्यक और बहुलक। माध्यक हमें दे रखा है 11 और बहुलक दे रखा है हमें 17। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। मैंने माध्य को x बोल दिया। अब देखो 11 3 33 माइनस के 2x, माइनस के इधर के प्लस का हो गया और प्लस का 17 इधर के माइनस का 17 हो गया। घटाओ, 13 में से 7 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 1 में से 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा 16। ठीक है, और 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 2 8 16। तो x का मान, माध्य का जो मान होगा वो 8 होगा। ठीक है, कितना होगा, 8 होगा। ये जो माध्य है, ये जो बहुलक है, ठीक है, और ये जो माध्यक है, इनको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। किसकी माप कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ।
कह रहे हैं निम्नलिखित के वितरण के लिए माध्यक वर्ग बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग क्या होगा। ठीक है, किसका? माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग निचली सीमाओं का क्या होगा। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग में देखना होता है सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो उसी के ऊपर वाला, तो देखो हमारे पास यहाँ से तो मिल गया बहुलक वर्ग, लिख देते हैं यहाँ पर बहुलक वर्ग है 20। ठीक है, बहुलक वर्ग अंतराल है 15 से 20। ठीक है, जो सबसे बड़ा बारंबारता है उसके ऊपर वाला देखते हैं। अब एक ट्रिक आपको बताओ, जो बहुलक वर्ग होता है, जो बहुलक वर्ग होता है ना, वही वर्ग में आपको माध्यक वर्ग मिल जाता है। तो निम्न बारंबारता क्या हुई? 15। तो यहाँ बोला माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमा, निचली सीमा क्या है? 15। ये बहुलक वर्ग का भी 15 आएगा और उसका भी 15 ही आएगा, दोनों का सेम टू सेम। तो 15 + 15 कितना होगा? 30। तो उत्तर आपका आ जाएगा 30। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती किसी की। तो प्रायिकता का मान देखो, यहां से तुम हटाओ, देखो दिखा दो, प्रायिकता का मान 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ से 10 हटाओगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 है, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, तो प्रायिकता का मान ये 10 आ गया। तो प्रायिकता का मान 35% का मतलब क्या होता है? 35/100 यानी कि 0.35। 1 से छोटा है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। 10 हटाओगे 30 हो जाएगा, 1 से छोटा ये भी हो सकता है, परंतु ये 10 आ जाएगा। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, ये इस साल ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, स्पेशली 2024 और इस आगे आने वाले बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है कि 19-20 में ना आपको एक कथन दिया होगा और उस कथन का तर्क दिया होगा नीचे। कथन सही है, तर्क सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे 19वां प्रश्न है, 1 और 2 एक परिमेय संख्या का एक उदाहरण है, ये कथन है। अब इसका तर्क क्या है? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है? 2 एक परिमेय संख्या का एक उदाहरण है, तो सही है ये कथन। कथन तो सही है, लेकिन कथन का जो तर्क दिया जा रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती है, ये कथन गलत है। सभी धनात्मक पूर्णांक, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 4 का मैंने वर्गमूल किया तो 2 आ गया, 2 तो परिमेय संख्या है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? जो तर्क दिया जा रहा है इस पर, तर्क गलत है। ठीक है, अरे ये जो रीजन है ना वो गलत है। तो 19वें का क्या होगा? अभी कथन सही है लेकिन जो तर्क है वो गलत है। ठीक, नेक्स्ट, बिंदु 0,4 वाई अक्ष पर स्थित है। वाई अक्ष पर स्थित है, बिल्कुल स्थित है, क्योंकि वाई अक्ष पर स्थित होने पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो ये जो कथन है हमारा, ये बिल्कुल सही है। तर्क पे आ जाओ, वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु एक्स का निर्देशांक 0 होता है, ये कथन भी, जो तर्क दिया जा रहा है वो भी सही दिया जा रहा है। वाई एक्स के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है, सही कथन है, सही तर्क है। तो ये दोनों के दोनों सही है। और 19वें कथन सही था लेकिन तर्क गलत था। ठीक है, तो ये 20 मैंने आपको बता दिए। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के दृष्टिकोण से या फिर 3 नंबर में। ठीक है, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लो, मैंने पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, सिंपल पेपर, सब कुछ पढ़ा दिया है। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और आपसे मैं मिलता हूँ नए वीडियो में। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है।